जय हिंद छात्रों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, कुशल होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। छात्रों, पिछले क्लास में हम लोगों ने संविधान के बारे में कुछ मोटे तौर पर कुछ चीज़ें जानी और संविधान सभा कब कैसे गठित हुआ था, संविधान सभा ने किन किन तरीक़ों से कैसे कब कब बैठकें करके कितनी विचार विमर्श के उपरांत संविधान बनाया, उन सारी चीज़ों को हमने पिछले क्लास में पिछले वीडियोज़ में कवर कर चुके हैं। यदि आप नए हैं तो उस वीडियोस को भी जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और आज का ये लेक्चर नंबर 3 है, संविधान से ही रिलेटेड है। संविधान सभा जो कि एक बहुत ही कुछ लोगों का एक संगठन था जिसमें 389 लोग शुरू में चुने गए थे। इन्हें हम भारत की पहली संसद के नाम से भी जानते हैं। तो संविधान सभा, आइए उन्हीं के बारे में हम देख रहे हैं। संविधान सभा, ठीक है। संविधान सभा 389 आदमी को चुन करके, देखिए कैबिनेट मिशन भारत आया था मार्च 1946 में। मार्च 1946 में इसका प्रमुख कार्य था, दो काम था इसका प्रमुख। एक पहला काम था अंतरिम सरकार का गठन करना, अंतरिम सरकार का गठन करना, और दूसरा काम था भारतीय संविधान के निर्माण के लिए एक संविधान सभा का गठन करना। और इन्हीं के देख रेख में संविधान सभा का गठन हुआ। और ये संविधान सभा किसके देख रेख में? कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन, इसे याद रखना है। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, ठीक है। ये 3 सदस्य कौन कौन थे यहाँ हम लिख दे रहे हैं, नीचे लिख देते हैं। 3 सदस्य थे इसके। पहले थे सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर और पैट्रिक लॉरेंस, ठीक है। क्रिप्स और अलेक्जेंडर और लॉरेंस, ठीक है। KAL, तो लीडर से एल से लीडर होता है, एल से लॉरेंस होता है, यानी कैबिनेट मिशन के जो लीडर थे वो पैट्रिक लॉरेंस थे, अध्यक्ष थे ये, इसे याद रखना है। और इन्हीं के देख रेख में भारतीय संविधान सभा का गठन शुरू हुआ। भारतीय संविधान सभा को भारत की पहली संसद के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि यही वो सभा थी जिसने देश को चलाने का शुरू में प्रयास किया था और काफ़ी सफल रहे थे। संविधान सभा में 389 लोग थे जो कि अलग अलग जगहों से चुनकर आए थे। बाद में इसमें 90 आदमी पाकिस्तान चले गए, क्योंकि पाकिस्तान का बंटवारा हो गया 14 अगस्त 1947 को, ठीक है। तो इतने लोग कम हो गए। अब भारतीय संविधान सभा में सदस्यों की संख्या बच गई 299। ये अब 389 लोगों में महिलाओं की संख्या 15 थी और ये 299 लोग चुन लेंगे। अंत में इन्हीं लोगों ने संविधान पूरी तरह फाइनली बनाए थे, जिसमें महिलाओं की संख्या 8 थी। महिलाओं की संख्या 8 थी जिन्होंने अंतिम रूप से सिग्नेचर किया संविधान बनने के बाद, ठीक है। तो ये संविधान सभा हुआ, इसकी पहली बैठक हुई थी। देखिए संविधान सभा बन करके तैयार हुआ था 6 दिसंबर 1946 को। इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर देखिए 9 दिसंबर को पहली बैठक होती है। तो इस पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष बन गए जिनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी अध्यक्ष मनोनीत किए गए जिनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद 11 दिसंबर, एक दिन के बाद फिर 1946 को एक और बैठक होती है, दूसरी बैठक होती है, सेकेंड मीटिंग, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष मिल गया इस संविधान सभा को। उस अस्थायी अध्यक्ष का नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। और इन्हीं की देखरेख में ये संविधान सभा पूरी 3 वर्षों तक, लगभग 3 वर्षों तक कार्य की। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन के लंबे अथक परिश्रम के बाद जाकर हमारा संविधान लागू हुआ। अंतिम बैठक इसकी 24 जनवरी 1950 को हुआ था, अंतिम बैठक। और वो बैठक कौन सी थी? 166वीं बैठक थी। कहीं कहीं 167वीं लिखी होती है, लेकिन हम 166 इसलिए मान रहे हैं क्योंकि NCERT किताब जो है एक मानक बुक है, और NCERT में जो चीज़ें लिख दी गई वो अकाट्य सत्य हैं। तो बहुत सारी किताबों में 167वीं आपको देखने को मिलेगा, लेकिन NCERT बुक में आपको 166वीं देखने को मिलेगा। तो हम ये मान के चलेंगे कि संविधान सभा के बैठकों की कुल संख्या 166 थी। 11 सत्र चले थे, 11 सत्र चला था, और तब जाकर के हमारा संविधान 2 वर्ष 11 माह
और 18 दिन में बन करके पूरी तरह फाइनली तैयार हो गया। ये सारी चीज़ें तो हमने पिछले क्लास में लगभग बता ही दिया था। आज के क्लास में हम इससे आगे चलने वाले हैं, आगे देखने वाले हैं क्या है कैसे। तो देखिए, भारतीय संविधान जब बन करके तैयार हुआ तो इसकी बहुत सारी आलोचनाएं भी हुई और बहुत सारी प्रशंसा भी हुई। इसे मिटा देते हैं, आप लोग देख सकते हैं, लिख भी लिए होंगे। भारतीय संविधान जब बनकर तैयार हुआ तो बहुत सारे लोगों ने इसकी प्रशंसा भी किया और बहुत सारे लोगों ने इसकी बुराई और हिनाई यानी आलोचना भी किया। अब क्या बात कौन किसने क्या कहा इसमें समझते हैं। देखिए, संविधान सभा जब बन करके फुल्ली तैयार हो गया, संविधान बन करके तैयार हो गया, तो इस संविधान को समझने वाले दो लोग थे। यानी एक इसके आलोचना की दृष्टि से इसे देख रहे थे, कुछ आलोचक थे, और कुछ इसके प्रशंसक थे। प्रशंसक का मतलब इसकी प्रशंसा करने वाले कुछ लोग थे। तो देखिए, आलोचक का कहना था, इनकी भी कुछ बातों को देखते हैं और इनकी कुछ बातों को देखते हैं, तब जाकर के क्लियर होगा कि वाकई हमारा भारतीय संविधान कितना बेहतरीन है या क्या त्रुटियां हैं। तो पहली चीज़ आलोचना का ये था कि इसे भानुमति का पिटारा कहा गया। भानुमति का पिटारा का मतलब होता है कि बहुत सारी अनर्गल चीज़ें बिना जरूरी की इसमें डाल दी गई है। असल में इसके पीछे का रीज़न भी है, क्योंकि कुछ देश का संविधान ऐसा है जो बहुत ही छोटा है, पतला है और ज़रूरत भर की ही चीज़ें लिखी हुई है। लेकिन भारतीय संविधान में बेजरूरी की भी, हालांकि हमारी दृष्टि से ज़रूरी है तभी तो उसे लिखा गया, लेकिन अन्य के मुकाबले अगर देखा जाए तो हमारा एक बड़ा संविधान है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी है जिसको नहीं लिखा जाना चाहिए। हालांकि वो चीज़ पूछा जाएगी कौन सी बेजरूरी की है, कहीं ना कहीं उसका इम्पोर्टेंस है तभी उसे लिखा गया। लेकिन इन आलोचकों के नज़र से देखा जाए तो आपको कुछ चीज़ें बड़ी दिखेंगी और इसलिए उसे आलोचना किया गया। जैसे कि भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद है, 395 अनुच्छेद है। यह दुनिया में सबसे अधिक अनुच्छेद वाला संविधान है, क्योंकि वही अमेरिका के संविधान में मात्र 7 अनुच्छेद है, कनाडा के संविधान में 147 अनुच्छेद है, दक्षिण अफ्रीका में 253 अनुच्छेद है और ऑस्ट्रेलिया में 128 अनुच्छेद है। इन सब से ज़्यादा भारत के संविधान में अनुच्छेदों की संख्या है, इसलिए इसे भानुमति का पिटारा कहा गया। दूसरा कहा गया कि ये कॉपी पेस्ट है, कॉपी प्लस पेस्ट है, यानी कहने का मतलब कहीं से लिया गया और कहीं इसे डाल दिया गया, किसी और देश के संविधान से कॉपी किया गया और भारत के संविधान में इसे जोड़ दिया गया। तो भारतीय संविधान को कॉपी पेस्ट भी कहा गया है। ठीक है। तीसरा चीज़, इसे उधार का भी संविधान कहा गया है। उधार का मतलब होता है कि किसी अन्य देशों के संविधान को पढ़ा गया, उसमें जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट लगी उसको भारत के संविधान में जोड़ लिया गया। कहने का मतलब वहाँ से ली गई चीज़ों को उधार की दृष्टि से देखा गया है। बड़ा संविधान है, लिखित है, कॉपी पेस्ट किया है, उधार है, यही सारी चीज़ें आलोचकों की नज़र से प्रमुख है। और प्रशंसक की नज़र से क्या है, तो यह एक लिखित संविधान है, दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण सबसे बड़ा संविधान है और बड़ा संविधान के साथ लचीला भी है और प्लस कठोर भी है। लचीला प्लस कठोर दोनों का कॉम्बिनेशन है। कठोर इसलिए कि कुछ चीज़ें इसका हम संशोधन नहीं कर सकते हैं, जैसे मूलभूत ढांचा जो इसका है उसमें हम चेंजिंग नहीं कर सकते हैं मूलभूत ढांचा में। ठीक है, तो इसलिए इसे कठोर माना गया है। और संविधान के संशोधन करके, संशोधन जो है 368, संविधान संशोधन 368 के अनुसार इसमें हम संविधान संशोधन कर सकते हैं संसद की मंजूरी लेकर के। तो इसलिए ये क्या है, लचीला भी है, कठोर भी है। उसके अलावा यह एक लिखित संविधान के साथ साथ भारतीय लोगों के जितने भी हैं उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखा गया है और हर चीज़ को आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए संविधान लिखा गया है। यानी पूरी तरह से यह महत्वपूर्ण और अच्छा है। इसमें जो भी जैसे लोकतांत्रिक गुण के बारे में है, गणराज्य के बारे में है, एक दलीय शासन, एक दलीय शासन व्यवस्था नहीं, हमारे यहाँ बहुदलीय शासन व्यवस्था है, एकहरी नागरिकता की व्यवस्था है, ये बहुत सारे इसके गुण हैं जिसको लेकर के प्रशंसकों ने इनकी भूरी भूरी प्रशंसा और तारीफ की थी। कुल मिलाकर के भारतीय संविधान में कुछ आलोचनाओं
के साथ साथ बहुत अधिक मात्रा में प्रशंसा है। इसलिए आलोचना को ध्यान में उतना न रखते हुए, प्रशंसाओं को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान को अपना लिया गया और पूरे भारतवर्ष के लोगों ने इसे अपनाने के साथ साथ आज भी ये चला आ रहा है। तो भारतीय संविधान एक लिखित और बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण संविधान है। दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ा, सबसे अच्छा, हर दृष्टि से बात है। इसमें सभी धर्मों, सभी जाति वर्ग, सभी के साथ समानता का बात बताया गया है। यानी भारतीय संविधान में हर वो चीज़ को रखा गया है जो वाकई में भारतीयों को आवश्यक है। इसलिए भारतीय संविधान सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अलग है। अब हम जानते हैं, थोड़ा इससे आगे हम लोग चलेंगे, देखते हैं संविधान जो होता है पूरी दुनिया में दो तरह के होते हैं। मोटे तौर पर देखे जाए तो दो तरह के, लेकिन सूक्ष्मता से देखे जाए तो तीन तरह के होते हैं। जैसे सबसे पहला संविधान का सबसे पहला प्रकार होता है एक अलिखित संविधान होता है। अलिखित का मतलब ऐसा संविधान जो लिखा हुआ नहीं हो, ठीक है। और एक होता है लिखित संविधान। लिखित संविधान, एक तीसरा निर्मित संविधान भी होता है, तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ देखते हैं अलिखित संविधान का मतलब होता है कि ऐसा संविधान जो लिखा हुआ नहीं हो, इसके नियम कानून, इसके सारी चीज़ों को किसी पत्र में, किसी अभिलेख में या किसी डायरी में या किसी पुस्तक में कहीं लिखा हुआ नहीं है। वो सारे ऐसे नियम हैं जो रीति रिवाज परंपराओं से के रूप में सदियों से चले आ रहे हैं और उसे लोग मानने वाले मानते आ रहे हैं। तो वैसे संविधान को अलिखित संविधान कहते हैं। जैसे कि ब्रिटेन का संविधान अलिखित है। ब्रिटेन का संविधान अलिखित है। अलिखित संविधान का सबसे बड़ा उदाहरण ब्रिटेन है। अलिखित संविधान का मतलब ऐसा, जैसे भारत का संविधान लिखा हुआ है, एक पुस्तक के रूप में है, इसमें अनुच्छेद भाग सारे चीज़ निश्चित हैं, उसे आप खरीद के पढ़ भी सकते हैं, ऑनलाइन भी देख सकते हैं। तो भारत का संविधान, यूएसए अमेरिका का संविधान और भी बहुत सारे देशों का संविधान जो है लिखित है। तो लिखित संविधान और अलिखित संविधान, ये सारी चीज़ें हो गई। तो आज हमने ये सारी चीज़ें जाना। अब इसके बाद हम लोग जानने वाले हैं कि भारतीय संविधान के स्रोत कौन कौन से हैं। कौन कौन से स्रोत का मतलब कि कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ें ली गई है और तब जाकर के संविधान को बनाया गया है। देखिए, भारत के संविधान को बनाने के लिए बहुत ही विचार विमर्श किया गया, तब जाकर के ये संविधान बना। अचानक से बनाया गया और जैसे तैसे धड़ से न काम कर दिया गया, ऐसा नहीं है। बहुत ही अथक परिश्रम से लगभग 3 वर्ष का समय लगा था, तब जाकर के यह संविधान बना। संविधान सभा को बनाने से लेकर के संविधान को लागू करने तक का जो एक बड़ा गैप था, उसमें अंतरिम सरकार के देखरेख में ये सारी चीज़ें हुई। तो संविधान जब बना तो संविधान सभा कब बनता है? 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की स्थापना हुई। इसकी पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होती है और तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुआ, एक दिन गैप करके, ठीक है। तो 1946 को जो 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक हुई है ना, थर्ड मीटिंग हुई, थर्ड बैठक, तीसरी बैठक। इस बैठक में क्या तय हुआ? देखिए, इसी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पढ़ा था। उद्देश्य प्रस्ताव क्या है तो समझिए ध्यान से। उद्देश्य प्रस्ताव को पढ़ने वाले कौन व्यक्ति थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री बने और इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव पढ़ा था। उद्देश्य प्रस्ताव क्या है कि जैसे मान लेते हैं कोई भी काम करने से पहले हम उसका एक योजना बनाते हैं और उस योजना का क्या उद्देश्य होता है, किसी कार्य को करने से पहले उस पर विचार विमर्श किया जाता है। ठीक उसी तरह संविधान को बनाने से पहले उद्देश्य प्रस्ताव पढ़ा गया, क्योंकि 389 लोग बैठे हुए थे। 389 लोगों को सीधे कहा जाए कि संविधान बनाओ, तो भाई कैसा संविधान बनेगा, किस तरह का होगा, कौन कौन सी बातें होगी, किस परिप्रेक्ष्य में, किस संदर्भ में बातें होंगी, ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं थी। तो ये सारी चीज़ें कब क्लियर हुई? 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव। जैसे एक और उदाहरण से समझते हैं उद्देश्य प्रस्ताव की इम्पोर्टेंस को। जैसे जब आपके दरवाजे पर मान लेते हैं कोई बारात आने वाला है, चाहे कोई पार्टी फंक्शन करने वाले हैं, चाहे या किसी 10, 20, 25, 50 लोगों को खिलाने वाले हैं, तो हम बावर्ची से मिलते हैं। बावर्ची को बताते हैं कि हम इतने लोगों का भोजन बनाएंगे, ये आइटम रहेगा, मीठा में ये रहेगा, सब्जी ये रहेगा। इस एक उद्देश्य उसे बता देते हैं कि बर्थडे का भोज है,
या शादी ब्याह का भोज है, या एनिवर्सरी का भोज है, या किस तरह का आमंत्रण लोग आएंगे और आने वाले लोगों का कैटेगरी किस तरह का होगा, वीआईपी होंगे, गांव के लोगों को खिलाना है या कैसे लोगों को खिलाना है, ये हमें पहले से बता देना होता है। और उसी ध्यान में रखते हुए एक आइडिया दे दिया जाता है बावर्ची को, जो उसी तरह से खाना बनाता है। एक उद्देश्य हमने बता दिया। अगर ज़रा सोचिए कि किसी बावर्ची को बुलाएं और सीधा कहा जाए कि 100 आदमी को खाना बनाना है, बना दीजिए, तो कुछ बना देगा, खिचड़ी चोखा बना देगा, तो क्या अच्छा रहेगा? नहीं। कितने लोगों का बनेगा, क्या क्या आइटम बनेगा, कैसे होगा, एक उद्देश्य से बुला रहे हैं, वैसे लोगों को क्या उद्देश्य है, ये सारी चीज़ें बतानी होगी। तब जाकर के बावर्ची उसी संदर्भ में वैसे ही हिसाब से काम करेगा, वैसे ही आइटम लिखाएगा, वैसे ही ज़रूरत आपसे मांगेगा, तब जाकर के आप बना पाइए, तब एक बढ़िया भोज बन पाएगा। ठीक उसी तरह पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव रखा। उस उद्देश्य प्रस्ताव में ये बताया कि भारतीयों के लिए हम एक ऐसा संविधान चाहते हैं जहां हर धनी अमीर गरीब छोटे बड़े अलग अलग जाति धर्म मजहब संप्रदाय सारे लोग मिलजुल कर रहे, समानता स्वतंत्रता भाईचारा मौलिक अधिकार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, भारत में माने जितनी भी चीज़ों के बारे में संविधान में जो भी देखते हैं ये सारी चीज़ कहीं ना कहीं उद्देश्य में निहित थे। उन्हीं उद्देश्यों को रखा गया और यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में चल करके प्रस्तावना का स्वरूप ले लिया। प्रस्तावना का स्वरूप ले लिया और प्रस्तावना को हम भारतीय संविधान की आत्मा भी कहते हैं, भारतीय संविधान की कुंजी भी कहते हैं। जिस तरह एक बड़े से कमरे को खोलने के लिए ताला लगा होता है गेट पर, उस ताले को एक कुंजी से जैसे खोलते हैं, ठीक उसी तरह इस पूरे संविधान को पढ़ने के लिए एक छोटा सा प्रस्तावना जो 1 पेज का है उसे पढ़ लेने मात्र से आपको संविधान में किन किन चीज़ों की चर्चा की गई है उसकी झलक आप देख सकते हैं। हालांकि प्रस्तावना में बाद में कुछ सुधार भी हुआ और कुछ नए चीज़ जोड़े भी गए, तो आगे की क्लास में हम लोग जानेंगे। तो प्रस्तावना बन गया। ये प्रस्तावना को पढ़ने मात्र से संविधान में किस किस चीज़ का वर्णन है ये चीज़ें आप समझ सकते हैं। जैसे और उदाहरण बताते हैं, किसी किताब को पढ़ने से पहले उस किताब का जो टाइटल होता है शीर्षक, उस शीर्षक को पढ़ लेने मात्र से आपको पता चल जाता है कि किताब में किस चीज़ का वर्णन है। या किसी कहानी को पढ़ने से पहले उस कहानी का शीर्षक जैसे पढ़ लेंगे आपको एक आइडिया लग जाएगा मोटे मोटे कि इस कहानी में इस तरह का वर्णन है। ठीक उसी तरह हमारा जो भारतीय संविधान है उस संविधान में किन किन चीज़ों का जिक्र किया गया है और कैसा ये संविधान है, इसका उद्देश्य किस प्रकार का है, उसे जानने के लिए आप प्रस्तावना को पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा कि वो इस तरह का एक आइडिया आपको मिल जाएगा। पूरे संविधान को न पढ़ें फिर भी एक मोटे तौर पर आइडिया मिल जाएगा कि हाँ ये संविधान कैसा है, किन किन चीज़ों का इसमें विशेष रूप से उल्लेख मिलता है। हालांकि उतना बड़ा संविधान को 1 पेज में सारांश करना ये बहुत कठिन चीज़ है, फिर भी करने वालों ने बहुत ही अच्छा से प्रस्तावना लिखा है। और प्रस्तावना हमारे भारतीय संविधान की झलक है, आत्मा है, इसकी कुंजी है। भारतीय संविधान की कुंजी प्रस्तावना को कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम लोग आगे देखते हैं, इसके आगे और भी कुछ सारी चीज़ें हैं। आज के लिए वीडियो इतना ही पर एंड करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में। आप लोगों से बताना चाहेंगे वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट तो अवश्य ही करें। अगर चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। इतना ही कहकर हम अपनी बातों को विराम देते हैं। जय हिंद।